दुनिया और समय एक से होते हैं, किसी के लिए नहीं रुकते। मृत्यु यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई है। गतिहीनता मृत्यु है, मगर हमारी नहीं, हमारे ज़िंदगी की। थकना, हारना, टूटना और फिर रुक जाना इतना आसान है कि यह कोई भी कर सकता है कि अपने गांव के लिए कुछ भी बेहतर किया जाए, तो वो मैं वहीं से दूर रह के या यहाँ आके जैसे भी संभव होता है वो मैं करता हूँ। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है ये बहुत ही खास है। आपको बता दें कि हमारे साथ विनायक शर्मा जी जुड़े हुए हैं और विनायक शर्मा जी एक बहुत अच्छे लेखक है और वह करीब 10 वर्षों से एयरफोर्स में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। विनायक शर्मा जी बुक लिखने के शौकीन हैं, बहुत अच्छे किताब लिखते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं ये। आप यह जो बुक देख रहे हैं, सबसे पहला बुक इनका है एक्स गर्लफ्रेंड, और एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे क्या राज है ये भी हम विनायक शर्मा जी से जानेंगे। दूसरा बुक इनका आया था और कितनी निर्भया, विनायक शर्मा की जो किताब थी और कितनी निर्भया। चलिए इसके पीछे की भी राज हम जानेंगे। और तीसरी किताब जो कि अमेज़न पे भी ट्रेंड पे चल रही है, तुमसे दूर का भी क्या राज है ये विनायक शर्मा जी हमको बताएंगे। तो विनायक शर्मा जी, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनायक शर्मा हूँ, यहीं मोकामा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ज़्यादा से मैं एयरफोर्स में काम कर रहा हूँ और अपनी जो जीवन चलाने के लिए जो कमाई का ज़रिया होता है वो मेरे लिए एयरफोर्स की नौकरी है, और मन को शांत करने का जो ज़रिया है वो पढ़ना और लिखना है। साहित्य में रुचि है और इसी क्रम में मैंने कविताएं लिखना 10th से ही शुरू कर दिया था, और दोस्तों ने बताया कि ये अच्छी कविताएं हैं। फिर जब मैं जॉब करने गया उसके बाद ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी आ गई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए जहां मैंने अपनी कविताएं डाली, कहानियां डाली, तो उनके लाखों में पाठक मिले और हज़ारों में प्रशंसाएं भी हुई मेरी कविताओं की, कहानियों की। तो इससे क्या हुआ कि मनोबल बढ़ता चला गया। फिर मैंने प्रकाशकों को अप्रोच किया और 2017 में मेरी ये पहली किताब आई थी, एक्स गर्लफ्रेंड। चलिए ये बताइए कि आप एयरफोर्स में ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी आप जो है समय निकाल कर किताब लिखने का शौकीन है, कैसे मतलब? असल में मुझे लगता है ना कि हम जो करना चाहते हैं किसी भी परिस्थिति में हम कर सकते हैं। एयरफोर्स में रहते हुए इसके लिए समय निकालना आसान इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप कभी भी डिफेंस फोर्सेज में हैं तो वहाँ ड्यूटीज़ अलग तरह की होती हैं, आपको ड्यूटीज़ के लिए कभी बुलाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा मानना है कि आपके लिए जो खाली समय है वो आप अपने रुचि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी रुचि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे किताबें पढ़ने और लिखने का बड़ा शौक़ है, और जब भी कुछ चीज़ें देखता हूँ अपने आसपास तो अंदर एक इच्छा जाग ही जाती है कि इसे लिखना है। तो कभी कभी तो ड्यूटी पर भी पेन कागज़ लेके कविताएं लिखने लग जाता हूँ, और जब कहानियाँ होती हैं, उपन्यास होते हैं, वो लंबा लिखा जाता है तो उसे मैं अपने खाली समय में अपने रूम पे आके लिखता हूँ। ये बताइए एक्स गर्लफ्रेंड का राज क्या है? एक्स गर्लफ्रेंड में इसका टाइटल देख के हम सोच सकते हैं कि ये केवल लव स्टोरी होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें एक लव स्टोरी है जिसमें एक लड़के की कहानी है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ 5 और कहानियाँ इसमें हैं जो समाज के बहुत सारे पहलुओं को छूती हैं। जो एक गरीब बच्चे की कहानी हो गई जो बारात में प्लेट धो रहा है, किसी महिला की कहानी हो गई जो कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन उसके समाज वाले जो हैं उसका पाँव खींच रहे हैं, वो कहीं जा रही है तो उस पर लांछन लगा रहे हैं, तो उन सब से लड़के, उन सब से आगे बढ़ के वो कैसे आगे बढ़ी है। इसी तरह के समाज के बहुत सारे पहलुओं को छूती हुई इसमें 6 कहानियाँ हैं। और ये किताब जैसे ही लॉन्च हुई थी तो प्रकाशक ने ये बताया था, उसका पोस्टर भी है, कि ये टॉप 5 में बन गई थी। आने के कुछ ही दिनों बाद प्रकाशक के टॉप 5 किताबों में इसका स्थान था, और अभी तक इस किताब के लिए मुझे मेल आते रहते हैं कि मैंने पढ़ी आपकी किताब, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, और यही एक तसल्ली तो अभी होती तक है। यह एक्स गर्लफ्रेंड की फीड आ रही है कि यह बुक जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लेखनी से ये सजू है। जी, अभी कुछ दिन पहले रायपुर में पुस्तक मेला लगा था, वहाँ से हिंद युग जो इसके प्रकाशक हैं उनके पेज पर मैंने देखा कि लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी खुशी होती है एक राइटर के लिए कि मैं मोकामा का हूँ, एक बिहार का एक छोटे से क्षेत्र का हूँ, और छत्तीसगढ़ में कोई किताब ले जाके मेरी
पढ़ेगा तो वो खुशी होती है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपके शेयर लिए नहीं, करना बल्कि चाहता पूरे हूँ। मोकामा के लिए खुशी की बात है ये। हाँ, एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ इस बुक के लिए। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मेरे साथ एक लड़का रहता है, हेमराज साहू। तो जब ये किताब आई तो उसने ये किताब खरीदी और अपने घर पे ले गया था। संयोग की बात देखिए कि उसके भैया, मैंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मैं पहले से ही लिखने लगा था, तो वहाँ पे वो मुझे पढ़ते थे। जब किताब आई तो वो भी खरीद चुके थे। तो जब ये किताब लेके अपने घर पे वो गया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अरे तुमने भी ये किताब खरीद ली क्या विनायक शर्मा की? मेरे पास ऑलरेडी है। तो बोले हाँ हाँ, वो मेरे साथ काम करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ख़रीदना तो ज़रूरी है। तो बोला अच्छा, ये तुम्हारे साथ काम करते हैं? अरे ये तो बहुत फेमस राइटर हैं, मतलब इनके तो हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों रीडर्स हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल। तो बोला अच्छा, लेकिन ये तो मेरे साथ काम करते हैं। उनके भैया को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राइटर उसके भाई के साथ, उनके भाई के साथ काम करता है। तो उन्होंने वहीं से फ़ोन मिलाया, मुझसे बात की। तो उस समय जो मेरी खुशी थी ये मैं जाहिर नहीं कर सकता कि लिखने के बाद यही जो असली सफलता होती है वो एक लेखक के लिए होती है। कहानियों के साथ साथ आप कविता भी लिखते थे। जी, कहानियों के साथ साथ मैं कविता अभी भी लिखता हूँ। मेरा एक हम चाहेंगे कि हमारे एक कविता जो है समाज से जुड़ा हुआ दर्शकों को भी जरूर सुनाएं। हाँ, ज़रूर सुनाऊँगा। मैं अपने फ़ोन से देख के अपनी एक कविता ज़रूर सुनाता हूँ। ये कविता मैंने लिखी है जब मैं, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैं बहुत सदमे में चला गया था। लेकिन उसी समय जब आप सबसे ज़्यादा सदमे में होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अनुभव भी मिलता है। ज़िंदगी की बहुत सारी बारीकियों को आप उस समय सबसे ज़्यादा समझते हैं। तो उसी समय मैंने ये कविता लिखी है और जिसका शीर्षक है दुनिया और समय। दुनिया और समय एक से होते हैं, किसी के लिए नहीं रुकते। मृत्यु यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई है। गतिहीनता मृत्यु है, मगर हमारी नहीं, हमारे ज़िंदगी की। असल में जब हम कुछ नहीं करते हैं, जब हम स्थिर पड़े रहते हैं, जीवन में कुछ करना हम छोड़ देते हैं, जब हम गतिहीन हो जाते हैं बिल्कुल भी, तो हम नहीं मरते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी मरी हुई सी रहती है। वही है ये कि गतिहीनता मृत्यु है, मगर हमारी नहीं, हमारी ज़िंदगी की। गतिहीनता से हमारी ज़िंदगी मर जाती है। थकना, हारना, टूटना और फिर रुक जाना इतना आसान है कि यह कोई भी कर सकता है। कोई भी कुछ काम करने के लिए सोचता है और नहीं होने पे हताश निराश होकर तो बैठ कोई भी सकता है, लेकिन उठ के फिर से जो लड़ता है उसी को लोग जानते हैं। तो वही इस लाइन में है कि थकना, हारना, टूटना और फिर रुक जाना इतना आसान है कि यह कोई भी कर सकता है। सभी के पास इसकी अपनी अपनी वजहें होती हैं। सब कोई ना कोई बहाना बना देता है कि अरे हम तो गए थे वहाँ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सबके पास अपनी अपनी वजहें होती हैं। सभी की वजह एक दूसरे से बड़ी होती है। ज़िंदगी जीने का एकमात्र सूत्र खुश रहना है। खुश न रहने की कोई वजह ही नहीं हो सकती। हर काम को खुश रहकर किया जा सकता है और हर काम को करके खुशी मिलती है। हर समय खुश रहा जा सकता है। कष्ट और अभिमान खुशी के शत्रु हैं। कष्ट और अभिमान दोनों खुशी के शत्रु हैं। इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं होता। हमारी अज्ञानता के कारण हम इन्हें महसूस करते हैं। कुछ भी खो देने पे हमें कष्ट होता है। हमने कुछ भी पा लिया, कोई मुकाम पा लिया या कोई चीज़ ही ले आए, उसको खो देते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है कि ये चीज़ मेरे पास थी और चली गई। और कुछ भी पा लेने पे अभिमान के लिए एक सुगम्य रास्ता बन जाता है। अब कुछ भी मुझे मिल गया, कोई प्रशंसा ही कर दिया या कहीं भी कुछ भी ऐसा मिल गया जिसके कारण लोगों को लोग जानने लगे या मेरे पास इतना पैसा आ गया, तो मुझ में एक दम बहा जाता है। किसी में भी आना स्वाभाविक है। तो उसके लिए अभिमान का एक सुगम्य रास्ता बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हमारे पास कुछ आया भी है तो हम भूल जाते हैं कि पहले हमारे पास वो चीज़ नहीं थी या एक दिन हम जीरो से शुरू किए थे। और हम यह भूल जाते हैं कि एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जिस दिन हम दुनिया छोड़ के जाएंगे उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। यही थी। बहुत बहुत ही अच्छी कविता थी और कविता के पीछे बहुत बड़ी मतलब कहानी एक छिपी हुई थी जो कि ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक सीख दे रही होती है। चलिए ये बताइए विनायक जी, और दूसरी आपकी बुक है और कितनी निर्भया, इसके बारे में क्या मतलब आखिर इस निर्भया के पीछे का राज क्या है? दिसंबर 2011 या 2012 में एक वहाँ पे घटना घटी थी दिल्ली में। निर्भया कांड हुआ था। उसी समय आप नहीं, बुक उसके बाद लिखी गई और उस घटना से इंस्पायर्ड नहीं है, ये किसी और घटना से इंस्पायर्ड है। उस समय घटना घटी और लोग सड़कों पे आ गए, कैंडल मार्च निकाला। एक निर्भया जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था इस समाज के कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने। समाज में बहुत ज़्यादा अच्छे ही लोग हैं लेकिन चंद लोग ही बुरे हैं, उसके कारण हमारा समाज बुरा हो जाता है, हमारा समाज हम बुरा मानने लगते हैं। उसके कारण वो बहुत
फेमस केस हो गया, लोग बाहर आए, लोगों ने उसके जस्टिस के लिए गुहार लगाई और हमने देखा लॉकडाउन से पहले उनके सारे जो गुनाहगार थे उनको फांसियों पे चढ़ा दिया गया। लेकिन ये किताब कुछ और कहती हुई है। हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में लड़कियां ना तो अपने घर में बता पाती हैं, और अगर घर में बता भी दिया तो उसके आगे बात नहीं जा पाती है। जैसे कुछ नुक्कड़ पे खड़े हैं लड़के आवारा टाइप के जिन्होंने सीटी मार दी, दुपट्टा खींच दिया, ये छोटी मोटी घटना हुई। कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, कोई ज़बरदस्ती कर देता है। इसके बाद अगर लड़की अपने घर में जाती है, बताती है, तो समाज और घर जनरली यही सोचते हैं, लगभग भारत के बहुत सारे लोग नहीं भी सोचते हैं, अब आगे जाते भी हैं लोग। लेकिन एक रिपोर्ट है, इसमें ही लिखा हुआ है कि बहुत 59% के आसपास केसेस जो हैं मोलेस्टेशन के, वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। तो ये किताब उसी के बेस पे लिखी गई है कि बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं और उसके घर वाले जो होते हैं, उनके साथ जो जातियां हुई हैं, उनके साथ जो लोगों ने किया है गलत, वो आगे रिपोर्ट ही नहीं करती, वो पुलिस के पास नहीं जाती। कारण ये कि हमारी इज्जत चली जाएगी। इज्जत पुलिस के पास जाने से लोगों के पास बात फैलने से जाती है, लोग ये सोचते हैं। और उसके साथ क्या हुआ, उसकी मनोदशा क्या रहेगी, वो अब कैसे जी रही है, ये सोच नहीं पाते हैं। कहना चाहते हैं आप कि छोटी छोटी बातों को जो इग्नोर कर देती है महिलाएं, जो लड़कियां, उस पर यह आपने बुक लिखा, और ये बुक का मोटिव है कि वो ये छोटी छोटी बातें को इग्नोर ना करें। हाँ, वही बात है कि इन बातों को इग्नोर न केवल लड़कियां, हमारा समाज ये नहीं सोचे कि इसके साथ बुरा हो गया तो अब अगर ये बात फैल गई तो आगे इसके जीवन में क्या होगा। नहीं, उसके साथ उसने कुछ गलत नहीं किया ना, किसी और ने गलत किया है। बुरा होना है तो उसके साथ हो, इसके साथ क्यों हो और ये बात क्यों दबाई जाए। इसी सब को लेकर एक कहानी लिखी गई है एक लड़की की जो ये सब नहीं सोचती है और आगे बढ़ती है, आगे केस लड़ती है। उसका परिवार भी बहुत गरीब होते हुए उसका सपोर्ट करता है, फिर पूरा समाज उसके साथ आता है और फिर आगे वो लड़की जीतती भी है अपनी लड़ाई में। चलिए ये बताइए विनायक जी, और तीसरी बुक आपकी है तुमसे दूर। जी, ये मतलब लगता है कहीं आपको नौकरी लगी और प्यार व्यार के चक्कर में आप दूर चले गए हैं, उसी पर इम्प्रेशन के लिख दी। आपने बिल्कुल सही कहा, नौकरी लगी और मैं चला गया दूर और प्यार से इम्प्रेस होकर ये मैंने किताब लिखी है। लेकिन ये प्यार मैं पढ़ना किसी लड़की के लिए नहीं है, ये अपने घर के लिए है। अपने घर से जो प्यार होता है, अपनी मातृभूमि से जो लगाव होता है, अगर हम जो चाह रहे हैं, जो सपना लेकर जी रहे हैं, वो मैं घर पे ही रहकर अगर पूरा कर दूं तो मुझे दूर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। आज मैं अपना जीवन चलाने के लिए जो नौकरी कर रहा हूँ, वो अगर मुझे उस तरह की रकम या उस तरह की सुविधाएं यहाँ पे मिल गई होती तो आज 10 सालों से मैं अपने घर से दूर नहीं रह रहा होता। उसी को लेकर ये कहानी लिखी हुई गई है। इसका नायक जो है कर्मवीर, वो भी अपने पिता को देखता है कि वो बहुत काम करते हैं और गांव की भलाई के लिए काम करते रहते हैं, तो वो उनको देखकर बड़ा होता है और बाद में ये सोचता है कि मैं भी अपने गांव को ऐसा बना दूं कि यहाँ से कोई बाहर ही ना जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है और ये चीज़ वो बचपन से देखता आता है, सोचता है, फिर जब वो ऐसा करने लगता है तो जीवन के बहुत सारे अनुभवों से उसका सामना होता है और उसके बाद वो जान पाता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, जिसे हम टाल नहीं सकते हैं। फिर भी वो अपने गांव को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करता है और बहुत सारे अनुभव वो सीखता है। और जो इस कहानी का अंत हुआ है उसमें वो अपनी माँ की गोद में सर रख कर सोया हुआ रहता है और बहुत ही भावुक बातें करता है और लोगों को घर से दूर जाते हुए सोचता है कि वो घर से दूर क्यों चले गए। फिर माँ से बात करते हुए इसे तब ध्यान में आता है कि अरे माँ ने भी तो अपना घर छोड़ दिया होता है, वो तो एक नए घर आ जाती है, अब उसे कैसा फील हो रहा होता है। वो तब ये महसूस करता है कि एक औरत तो हमेशा अपना घर छोड़ देती है। फिर वहाँ पे एक बहुत भावुक दृश्य है इस कहानी के अंत में, माँ बेटे का जो वार्तालाप है वो थोड़ा भावुक कर देने वाला है और वहीं कहानी ख़त्म होती है। आपके इस लेखनी पर हम कुछ प्रश्न करेंगे। आप 10 साल से मोकामा से दूर हैं और मोकामा से दूर रखकर आपने लिखा तुमसे दूर, और आपने बताया कि लिखने का पीछे मतलब अर्थ था कि जो लोग मतलब मोकामा में ही अगर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, रोजगार उपलब्ध हो जाए तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन 10 सालों में मोकामा पूरी तरीक़ा से पछड़ चुका। मोकामा में रोजगार नाम का 0 बटा 0 अगर कहे तो देखा जाता है, क्योंकि सारे औद्योगिक केंद्र जो है यहाँ बंद हो चुके हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? यही सब चीज़ तो कुढ़न देते रही और ये किताब सामने आई। मैं खुद प्रयास करता हूँ, अब चूँकि मैं मोकामा से दूर रहता हूँ तो यहाँ आने पे और दूर रहने पे जो चीज़ें मैं सुनता रहा और
मतलब अभी मुझे लगता है मैं लाचार हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वहाँ से दूर रह के मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करता हूँ। अभी 7 मई को एक ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था और वो नेशनल ट्रेंड बन गया था, ओपन मोकामा नाजरत। तो मैंने भी वहाँ लगातार ट्वीट किए थे। उस समय कुछ ऐसा था कि मैं भी मोकामा में ही था और उस समय मैंने लगातार ट्वीट किए थे। और दूर रह के आप जो भी कर सकते हैं, अभी तो ऑनलाइन युग है, जुड़ के सपोर्ट करके, तो जैसे भी बनता है, या फिर यहाँ आके अगर यहाँ कुछ हो रहा है मोकामा की तरक्की के लिए, मोकामा के आगे आने के लिए, तो मैं हर समय ये कोशिश करता हूँ कि अपने शहर को, अपने गांव को और अच्छा बेहतर बनाया जाए, क्योंकि हमारा मोकामा बहुत बेहतर था और अब पिछड़ गया है। अब इसे अपनी जगह पे ही ले आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो उसके लिए ही जो लोग आगे आ रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना, उनके लिए आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में ही मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था। तो यहाँ पे जिस तरह के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, वैसे मैं पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, फिर भी मुझे दिखा था कि हाँ, एक अच्छा कैंडिडेट जो हो, मोकामा की एक छवि बाहर बदनाम है यहाँ के। मैं राजनीतिक नहीं होना चाह रहा हूँ अपने किताब में, लेकिन छवि बदनाम है, किसके कारण मैं नहीं कहूँगा। तो उस समय मुझे लगा था कि कुछ बदलाव आ सकता है। मैंने एक वीडियो अपना फेसबुक पे ऐसे ही बना के डाला और वो वायरल हो गया था, लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए। तो अच्छा लगा कि मैंने कुछ तो सपोर्ट किया, भले ही फिर जो रिज़ल्ट हुआ वो हुआ, लेकिन उस समय मुझे अच्छा लगा था कि लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ तुमने अच्छा बोला है, अच्छा किया है। तो इस तरह मुझे लगता है कि अपने गांव के लिए कुछ भी बेहतर किया जाए तो वो मैं वहीं से दूर रह के या यहाँ आके जैसे भी संभव होता है वो मैं करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा विनायक जी आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ विनायक शर्मा जी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं और ये जो है, जैसा कि मतलब तीनों किताब जो भी लिखे हैं, तुमसे दूर, निर्भया और एक्स गर्लफ्रेंड, तीनों के पीछे एक लंबी कहानी छिपी हुई थी, जिस कहानी को विनायक शर्मा जी ने आप लोगों के सामने रखा। विनायक शर्मा जी, ये बताइए कि अगर ये बुक हमारे दर्शक पढ़ना चाहेंगे तो कहाँ कहाँ ये बुक उन्हें अवेलेबल हो पाएंगे? एक्स गर्लफ्रेंड और कितनी निर्भया, दोनों किताबें अमेज़ॉन और किंडल दोनों पे अवेलेबल हैं, और तुमसे दूर अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। बहुत खुशी की बात है कि किताब आते ही, जैसे मैंने शेयर किया कि मेरी तीसरी किताब आ गई है, उसके कुछ ही दिनों बाद, 2 से 3 दिनों बाद मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि किताब अनअवेलेबल हो गई है। मतलब पहला स्टॉक खत्म हो गया था। मतलब अमेजन पे जो पहला बुक है ये सारा स्टॉक खाली हो गया था, लेकिन फिर सैटरडे संडे आने के कारण 1-2 दिन का गैप रहा, फिर सेकेंड स्टॉक अभी अवेलेबल हो चुका है अमेज़न पे इसका। चलिए, तो विनायक शर्मा जी की किताबें जो हैं अमेजन पे आते ही मतलब छूमंतर हो जाती है। इसके पीछे की वजह आपको तो समझ में आई रहोगी, क्योंकि विनायक शर्मा जी की जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी होती है। विनायक शर्मा जी, ये बताइए कि नेक्स्ट बुक आपकी कौन सी आ रही है? अभी तो मैंने एक चौथी बुक जो है वो कंप्लीट कर रखी है। वो एक पहली बार मैं थोड़ा सा सस्पेंस मिस्ट्री टाइप का कुछ लिखा है मैंने, तो वो बुक कंप्लीट हो गई है। पब्लिशर को देने के बाद वो कब तक आ जाएगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पब्लिशिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में। उसके अलावा कहानियाँ लिखी जा रही हैं। अगली 5वीं बुक, चौथी तो तैयार हो चुकी है, 5वीं बुक की भी कुछ कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। वो भी कंप्लीट होगी तो पब्लिशर के पास भेजते रहेंगे और किताबें आती रहेंगी। तो विनायक शर्मा जी की ये किताबें आप अमेजन पर से मंगवा कर ज़रूर पढ़ें एक बार, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि कहानी के पीछे बहुत बड़े बड़े राज हैं। तो इसी तरह आप तमाम वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद। स्वराज भारत और आप सभी दर्शकों का मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।